हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। इससे पहले मैंने आपको बीपीएससी 142 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड और चेंजिंग वर्ल्ड में 1 और 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था। नाउ कम टू द 3 and 4th क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। दैट व्हाट इज द मेजर डिटर्मिनेंट्स बिटवीन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। देन द मेजर determinants was first one was geographical factors. In this sections हमने इंडियाज़ के जोग्राफिकल साइज और लोकेशंस के बारे में देखा दैट इंडिया इज जोग्राफिकली एंड इट्स लोकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसने अच्छा रोल प्ले किया है आपके इंडिया का रिलेशन फॉरेन के साथ मेंटेन करने में। देन हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है, जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हेल्पफुल रहता है फॉरेन कंट्री के साथ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में आती है। सेकंड आपका है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें आपका आता है इंडिया के पास इतनी नेचुरल रिसोर्सेज है कि उसके डेवलपमेंट में बहुत काम आ सकता है और वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हम अपनी कंट्री को अच्छा इमेज दिखा सकते हैं। इंडिया के पास ज़्यादा अमाउंट्स में सबसे ज़्यादा क्या क्या है, बॉक्साइट है, कोल है, कॉपर है, मैग्नीज है, अदर मिनरल्स है, जो कि इंडिया के एसेट्स के रूप में काम करते हैं। देन आपका थर्ड पॉइंट आता है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स में ये आएगा इंडिया के मैटर में कि इंडिया जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है। इंडिया अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो करता है। ये इसके पॉइंट्स है सारे। और इंडिया में कास्ट, क्रीड, ये सभी चीज़ों को मैटर नहीं, इन सभी चीज़ों को मैटर में नहीं लिया जाता है। वी आर इक्वल इन एवरी एक्सपेक्ट। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज नॉट ओनली एन आउटकम ऑफ कीपिंग aloof from bloc politics but is also in accordance with the goals and ideals of freedom struggle cherished by our people. जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अडॉप्ट किया था तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो जो बाकी 2 सुपर पावर्स थे उससे अपने आप को साइड कर रहा है या आइसोलेट कर रहा है। इसका ये मतलब था कि ये इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसको ज्वाइन किया था इंडिया ने। ये आपका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर में आता है। देन द फोर्थ फैक्टर इज डोमेस्टिक मिलेनियम। इसमें आपका आता है नो कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी कैन बी इम्यून फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द डायनेमिक्स विद इन। इंडिड इट इज द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ India's foreign policy. The domestic milieu refers to inter alia. It means that nature of governing system. डोमेस्टिक मिलियू को इस तरह से समझे कि इसको बोलते हैं नेचर ऑफ गवर्निंग सिस्टम। कैसे हमारा जो गवर्नमेंट है उस सिस्टम को गवर्न करता है। द पॉलिटिकल कल्चर इंक्लूडिंग द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन एट्सेट्रा, ट्रेडिशन, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इनलाइटेंड लीडरशिप। इंडिपेंडेंट इंडिया इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर यह दिखाया दैट वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हैविंग ओन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश आफ्टर नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नॉन वायलेंट स्ट्रगल के तहत हमने क्या किया, ब्रिटिश लोगों से आज़ादी पाई। इंडिया चूज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसके बाद इंडिया ने क्या अपनाया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसमें 3 काइंड्स आते हैं, religious, regional and cultural. Like that we are regional, we are religious and we are cultural. बाकी सारे ये डोमेस्टिक मिलियू के पॉइंट्स हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है अपने मैनिफेस्टो में, जब इलेक्शंस होने वाले रहते हैं तो उसमें वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि फॉरेन के साथ उसने कैसा रिलेशन मेंटेन किया है। जो भी पार्टी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनती है, वो लोग ये शो करने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु का जो DMK, AIA, DMK, MDMK, ये उसकी रीजनल पार्टी है, जो उस स्टेट की पार्टी है। जम्मू एंड कश्मीर की है नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर इंस्टेंस हैव कम टू द डिटरमाइन द कंट्रीज पॉलिसी टुवर्ड्स श्रीलंका एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। इसमें आपका डोमेस्टिक मिलेनियम के बारे में सब यही बताया गया है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है वर्ल्ड लेवल पे। पर्सोना ऑफ द लीडरशिप। The country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, who steered India's policy for more than 1.5 decades, was widely regarded as internationalist in outlook with a preference for enlightened rather than narrow or self-centered approach to problems.
इसमें लीडरशिप का कैसे क्वालिटी होना चाहिए किसी भी लीडर के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था इंडिया का रिलेशन फॉरेन के साथ बनाने में। वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान नहीं थे, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालने का कोशिश करते थे। ही वॉज इंडेड रिगार्डेड एज अमंग द टॉलेस्ट ऑफ विशनरीज इन हिज आइटम इन हिज टाइम्स। Understandably, therefore, India's foreign policy during his tenure was more committed to the collective good of the Committee of National in relation to concern. उनका जब फॉरेन रिलेशन के साथ रिलेशन मेंटेन करना होता है, वो कन्फ्लिक्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, कोऑर्डिनेशन के ऊपर बिलीव करते थे। इसीलिए उन्होंने पंचशील भी साइन किया था, जिसमें 5 मॉडल्स दिए गए थे। आपका नेक्स्ट फैक्टर आता है आइडियोलॉजिकल प्रिडिकेशंस। इसमें क्या है, एक्टिंग एज टू पोल ऑफ आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कोल्ड वॉर के टाइम जब जो सुपर पावर्स लड़ाई कर रहे थे आइडियोलॉजी के ऊपर, तो उसमें पहला था कैपिटलिज्म, देन सेकंड वन वाज द सोशलिज्म। जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म के ऊपर बिलीव कर रहा था, एंड द यूएस जो था वो कैपिटलिज्म के फेवर बिलीव कर रहा था। और जो कंट्री इनमें से किसी भी पावर को, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, उन लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था। ये स्टार्ट कब हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोल सकते हैं आप। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इसके बाद आपका जो फैक्टर आता है वो है इंटरनेशनल सिनेरियो। इसमें क्या है, द ब्रॉड करेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ एनी गिवन पॉइंट टाइम हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी। द डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग द फॉरेन पॉलिसी अराइजेज बिकॉज स्टेट्स डू हैव श्योर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स। इसमें यह दिखाया गया है कि कोल्ड वॉर के बाद कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट कितना इन्फ्लुएंस कर रहा था। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंट्री है, वो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहती है, किसी ट्रीटी को साइन करना चाहती है, तो उसके इंटरनेशनल जो उसके इंटर रिलेशंस थे स्टेट्स में, वो उभर के सामने आते थे कि नहीं, आपको इस ट्रीटी को नहीं साइन करना चाहिए, इसकी वजह से हमारी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में देखने को मिली आपको, इंटरनेशनल सिनेरियो में। ये है आपके इंटरनेशनल सिनेरियो के पॉइंट्स। आपका इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इंडिया रशिया कोऑर्डिनेशन एट द यूएन। इंडिया और रशिया का कोऑर्डिनेशन कैसा रहा है आपका यूएन में। ये रहा आपका आंसर, डिस्कस इंडिया रशिया कोऑर्डिनेशन एट द यूएन। इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत पहले से ही अच्छा था। जब 2 सुपर पावर के बीच में आइडियोलॉजीज़ के ऊपर फाइट चल रही थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच, तो उस टाइम भी इंडिया यूएसएसआर को ही सपोर्ट करना चाहता था। वैसे किया नहीं था, बट करना चाहता था। India's foreign policy was based on the concept and practice of non-alignment. Non-alignment is one of those phenomena of international politics which appeared on the international scene after the Second World War and which represent an essential force in the shaping of the nature of international relations. जब 2 सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो आपका ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया था, इसने अच्छा रिलेशन बना दिया था। बाकी जो कंट्री उसको ज्वाइन नहीं करना चाहती थी सुपर पावर्स को, उन लोगों ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन किया, जिसके बाद धीरे धीरे आपका जो यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, डिसमिस्ड हो गया, और वो कोल्ड वॉर की लड़ाई ख़त्म हो गई। इट गेव इंडिया फ्रीडम टू स्ट्राइक आउट एन इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑन ग्लोबल मैटर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। और जो ये नॉन अलाइनमेंट था, इंडिया को इतना इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग बनाया कि उसने ग्लोबल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी के बारे में इंडिपेंडेंटली बोलने की कोशिश किया, एंड बी द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हु वर मोर कंसर्न्ड विद द थ्रेट्स ऑफ नियो कॉलोनिज्म and the continued economic underdevelopment rather than and the facile ideological war between the 2 सुपर पावर्स। उसके बाद जो कंट्री अंडर डेवलप्ड थी, उस कंट्री को हेल्प मिला इससे कि वो अपने आप को डेवलप बना सके, इन लड़ाइयों के चक्कर में ना पड़े, आइडियोलॉजीज़ की जो लड़ाई थी उसमें ना पड़े। India's independent non-aligned position was reflected in its voting behavior at the UN during 1950 and 1960s after the Indo-Soviet Treaty of 1971। जो इंडिया ने रशिया के साथ ये ट्रीटी साइन किया था, सोवियत ट्रीटी ऑफ 1971, उसके बाद इंडिया और ये रशिया का रिलेशन और अच्छा बन गया था। इंडिया ने ऐसा कोई ट्रीटी उस टाइम तक यूएस के साथ साइन नहीं किया था। दिस इज़ मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ
इसकी वजह से इंडिया और रशिया क्या है, इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस थे और इनके जो इंटरेस्ट थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। इनके व्यू पॉइंट्स किसी भी आइडियाज़ के ऊपर कॉमन रहते थे, वो आपका पीस को लेकर हो या आपका सिक्योरिटी को लेकर हो। द सोवियत सपोर्टेड इंडिया ऑन कश्मीर, गोवाज लिबरेशन एंड बांग्लादेश वॉर। और रशिया ने क्या किया था, इंडिया को कश्मीर मैटर पे, गोवा लिबरेशन मैटर पे और बांग्लादेश वॉर पे भी सपोर्ट किया था। वैसे ही इंडिया ने भी रशिया को बहुत सारे मैटर में सपोर्ट किया था, लाइक इंडिया सपोर्टेड सोवियत यूनियन और एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट इट, जब उसका ईरान के साथ सेजवो स्लोक इन 1968 और सोवियत मिलिट्री इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग द 1980s के टाइम पे जब अफगानिस्तान के साथ रशिया का मैटर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस टाइम पे यूएन लेवल पे इंडिया ने सपोर्ट किया था रशिया को। ये आपके उसके बाद के पॉइंट्स है। और मेन रीज़न क्या है इंडिया का रशिया के साथ अच्छा रिलेशन? पहला है आपका टेररिज्म। उसमें क्या है इंडिया और रशिया का रिलेशन? रशिया ने इंडिया को यूएन लेवल पर यूएनसी रेजोल्यूशन 13737 आफ्टर द 1911 अटैक ऑन यूएस, इनके जो रिलेशंस है 9/11 अटैक जो हुआ था यूएस के ऊपर, उसके बाद इन लोगों ने 28 सितंबर 2001 को एंटी टेररिज्म ट्रीटी था उसको साइन किया था। एंड बोथ हैव फ्रेम्ड लॉ, दोनों कंट्रियों ने एंटी टेररिज्म लॉ को फ्रेम किया। इंडिया केम ऑफ विद द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट को लाया इंडिया ने, जिसको रशिया ने भी अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट आपका है ईरान न्यूक्लियर इश्यूज। Iran has been subjected to 4 rounds of UN Security Council sections for its nuclear program. At 31st and 34th UNHRC session, India voted against resolutions that criticized Iran. उसके बाद इंडिया ने यूएन लेवल पे क्या क्या क्रिटिसाइज किया था? ईरान के रेजोल्यूशंस को, जो कि किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं था। तो सेकेंड आपका ये था। थर्ड है आपका पैलेस्टाइन इशू। पैलेस्टाइन इशू में इंडिया और रशिया दोनों ने ही पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था अरब के अगेंस्ट। अरब ने क्या किया है, इनको अलग कर दिया है अपनी ही कंट्री में, जिसमें इंडिया और रशिया दोनों ने सपोर्ट किया है इसको। इनकी जीरोलिज्म, इसको क्या बोलते हैं, जीरोलिज्म जो है वो पैलेस्टाइनियंस को ही बोलते हैं, जो कि उनकी कंट्री है, कंट्री की कैपिटल है, बट अरेबियंस उनको वहाँ से हटाना चाहते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आता है न्यूक्लियर proliferation and disarmament. On 2nd December 2014, India supported a Russian resolutions on no first placement of arms in outer space at the UN General Assembly. जनरल असेंबली में रशिया और इंडिया ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि कोई भी आर्म्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी हार्मफुल आर्म्स जो वेपन्स होता है आउटर स्पेस में उसका यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उसके आसपास की कंट्रियों को नुकसान पहुँचे। इंडिया मेंटेन दैट आउटर स्पेस शुड नॉट बिकम अ फील्ड ऑफ वॉर। इंडिया ने ये चीज़ को मेंटेन किया कि जो वो आउटर स्पेस है वो फील्ड ऑफ वॉर नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव एक्टिविटी में वो काम आना चाहिए। उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रशिया गए थे 2017 में, तो दोनों साइड की कंट्रियों ने इस चीज़ के ऊपर सोचा था कि नेचुरल गैस का यूज ज़्यादा सही है हमारे इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के लिए। तो उन लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना था और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना था। और एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ नेचुरल गैस शेयर भी कर सकती है, ताकि जो हार्मफुल एमिशंस है गैसेस के वो ना हो। वो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। अभी पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्यों हुआ था इन दोनों के बीच में, उसके ऊपर देखते हैं। पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज एग्रीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। उसमें था कि कंट्रीज़ क्या है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करेगी। इंडिया रशिया इसके पार्ट्स थे। और ग्रीन हाउस एमिशंस टू कंट्री के बीच में 2005 और 2012 में दोनों के बीच में ऑलमोस्ट सेम थे। यही आपके पॉइंट्स हैं।